प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाकर के फंस गए हैं, सवालों के कटघरे में हैं। और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही कद्दावर नेता 6 बार के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की बौछार कर दी है। मैं आपको सुनाऊंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में इतना समय है कि वो विदेशी दौरे पर चले जाते हैं, वो भूटान चले जाते हैं 2-2 दिन के दौरे पर, लेकिन 1-2 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। वही सोनम वांगचुक जिनको लोगों ने 3 इडियट के जरिए देखा, जो आमिर खान की फिल्म आई थी 3 इडियट, उसके जरिए देखा। लेकिन अब वही सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा करके पिछले 18-19 दिनों से लगातार 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं। लेकिन उनसे 2 मिनट बात करने के लिए ना सरकार में किसी नेता मंत्री के पास में समय है और ना नरेंद्र मोदी जी के पास में समय है। और वो मुद्दा जो उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चीन से जुड़ा हुआ है, भारत की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो मुद्दा उठाया है वो भी इसी के इर्द गिर्द है। तो दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है मैं आपको वो समझाता हूं, और उसके बाद में सोनम वांगचुक पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट आप देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया ये, और ट्वीट करके उन्होंने कहा, अंग्रेजी में ट्वीट है, इट इज सिली दैट ए प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू गो टू ए फॉरेन कंट्री व्हेन द फॉर्मेलिटीज ऑफ जनरल इलेक्शन हैव बीन सेट। मोदी जी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर बट एन एडहॉक पीएम। सच काम चलाऊ पीएम्स शुड नॉट गो टू अब्रोड एंड रिप्रेजेंट भारत। ये उनका ट्वीट है, लबोलबाब मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि ये मूर्खतापूर्ण भरा कदम है, ये मूर्खतापूर्ण भरा कदम है कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, जबकि देश के अंदर आम चुनाव की सारी फॉर्मेलिटीज, जो भी औपचारिकताएं थी वो हो चुकी हैं, मतलब कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और इस वक्त में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर हैं। और ऐसे काम चलाऊ प्रधानमंत्री को, मतलब कि अब नरेंद्र मोदी जी एक तरह से काम चलाऊ प्रधानमंत्री, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती तब तक, चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक। अब अगली सरकार बनेगी तब नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तब तक के लिए वो प्रधानमंत्री के पद पर है। और ऐसे काम चलाऊ प्रधानमंत्री को विदेश का दौरा नहीं करना चाहिए, भारत को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि काम चलाऊ प्रधानमंत्री है। और ऐसे काम चलाऊ प्रधानमंत्री को भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये खबर आपने कहीं सुनी? मोदी का महिमा मंडन आप भूटान से लेकर के दिल्ली तक और नोएडा तक आपको खूब तेज लाउड स्पीकर की आवाज में जो है सुनाया जाएगा। लेकिन जो सवाल उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, और सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटे चेहरे नहीं है, हर बड़े जो है वो बीजेपी का जितने भी बड़े जो है वो प्रोग्राम आप उठा करके देखेंगे, या और दुनिया भर की चीजें, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दुनिया भर के जो है वो उदाहरण मिल जाएंगे आपको सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। और आप बताइए कि चीन जाकर के क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या, माफ कीजिए, भूटान जाकर के क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या यह संदेश देने की कोशिश है कि चीन जो लगातार, चाहे डोकलाम की बात हो, चाहे लद्दाख में बात हो, फिंगर 4 से हम जो पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करके आते थे, वहां पर अब फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के जो है वो बात हो, तो चीन नहीं जा पा रहे हैं या चीन को लेकर के संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या भूटान जाकर के चीन के सहारे जो है वो विदेश नीति को सेट करने की कोशिश है? सवाल इस बात का है। और अब बड़ा मुद्दा जो कि सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक जो है वो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार आमरण अनशन पर है, वो भूख हड़ताल पर है। नमक पानी पी करके
लगातार अनशन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक उनकी सेहत खराब हो रही है। कोई भी आदमी 18-19 दिनों से प्रोटेस्ट पर है और वो कह रहे हैं इस बात को कि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ, रामदेव का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार की तरफ से लोग आते थे, बातचीत करने के लिए आते थे। और इस बात को मैंने भी कहा, जब किसान आंदोलन जब चल रही, किसान आंदोलन की तरफ से महापंचायत रखी गई थी, कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता था रामलीला मैदान के अंदर तो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते थे, बात करते थे, अनशन तोड़वाने के लिए जो है वो नेता भेजे जाते थे, केंद्रीय मंत्री आते थे। लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार तसल्ली से, इत्मीनान से बैठ करके सोनम वांगचुक को जरूर सुनिए। ये वो आवाज है जिसको सुना जाना चाहिए। और सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है सोनम वांगचुक। अगर सरकार अगर ऐसे लोगों के लिए भी झुक नहीं रही है, या सरकार अगर ऐसे लोगों की बात भी नहीं मान रही है, जिनकी ना केवल देश भर में पहचान है बल्कि दुनिया भर में जिनकी पहचान है, तो सोचिए आम आदमी अगर कल को बैठेगा कहीं पर तहसील में, कहीं पर अपने जिला मुख्यालय में अगर प्रोटेस्ट के लिए, अनशन के लिए, तो उसकी कौन सुनने वाला है। सोनम वांगचुक जो कि खुद साधन संपन्न व्यक्ति हैं, और यह भी मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक के पिता ने एक वक्त में लद्दाख के लोगों को बचाने के लिए, लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए उस वक्त में आमरण अनशन किया था, सोनम वांगचुक के पिता ने। और सोनम वांगचुक के पिता का अनशन खुलवाने के लिए इंदिरा गांधी उस वक्त में लद्दाख गई थी बाकायदा, और वहां जाकर के जूस पिला करके उनका अनशन खुलवाने का काम किया। और अनशन केवल खुलवाया नहीं, बाद में सरकार ने सोनम वांगचुक के पिता की बातों को, मांगों को मानने का काम किया। लेकिन आज सरकार जो है, आज जो सरकार है वो नीलवटे सन्नाटे में है सोनम वांगचुक को लेकर के। देखिए इंदिरा गांधी को क्या क्या कहा जाता है। इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता है इमरजेंसी थोप दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी लोगों के विचारों की कितनी कदर करती थी कि सोनम वांगचुक के पिता जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे थे, और उनको भी करीब करीब जो है वो 10-12 दिन हो चुके थे आमरण अनशन चलते चलते, और उसके बाद में इंदिरा गांधी दिल्ली से लद्दाख जाती हैं, लद्दाख जाकर के इंदिरा गांधी ने अनशन खुलवाने का काम किया। और आज जो प्रधानमंत्री हैं देश के, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो साहब नीलवटे सन्नाटे में। आप तसल्ली से, इत्मीनान से एक बार सोनम वांगचुक को जरूर सुनिए। आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, शेयर करके। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज मेरे अनशन का यानी कि पानी और नमक पर ये 16वां दिन का अंत है, और यहाँ पर मेरे साथ दिन में 1000 से 2000 लोग और रात में 100 से 300 लोग खुले आकाश में सोते हैं इस अनशन में। और तापमान अभी कोई -4 डिग्री है, और रात में -10 से -15 तक चला जाता है। हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 6वें में संरक्षित करें। यूँ तो शायद आपको मालूम हो कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। मैं आज आपको एक ब्यौरा देना चाहूँगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बात आप तक नहीं पहुँचती हो कि लद्दाख के साथ क्या हुआ है, तो मैं ये ब्यौरा दूंगा और आप ही बताइएगा कि इसमें लद्दाख से क्या कमी रह गई कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, जो अच्छे काम आपने किए हैं। जैसे लद्दाख को आपने केंद्र शासित
प्रदेश की घोषणा की, जिसके लिए हर लद्दाखी कृतज्ञ है। और दूसरा, एक पर्यावरण के विषय में काम करने वाले के तरह से कहूँगा कि आपके जो अच्छे काम है पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक और समर्थक हूँ। यहाँ पर जन प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, अनशन हो रहा है, मगर फिर भी हमने एक यहाँ बैनर लगाया है जो आपके अच्छे काम है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मिशन लाइफ, दुनिया के लोगों को सादगी भरा जीवन बिताने का जो आपने आह्वान किया है। जो अच्छे काम हैं उन्हें मैं कभी भी अच्छा ही कहूँगा, जो कमी रह जाए तो वो मैं कमी बताना चाहूँगा ताकि आप इससे भी अच्छा करें। तो मैं आपको ये ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता था जिससे कि आप समझें कैसा कहानी है लद्दाख की। साल 2019 में जब संसदीय चुनाव हुए तब आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपके दल के सबसे पहले 3 बिंदुओं में था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करना। ये हमारी तो उम्मीद थी मगर आपके दल की वचन थी, और इसी वचन के बल पर लद्दाख के लोगों ने भारी बहुमत से आपके सांसद को जिताया। मगर फिर अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद तो इस वचन को याद दिलाना भी नाराज़गी का एक कारण बनने लगा। तो लोग मायूस होते गए, और 1-1.5 साल के बाद 2020 के अगस्त तक आते आते लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव जो कि स्थानीय हिल काउंसिल के थे उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। और आपके सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे नेताओं को एक सरकारी विमान विशेषता बेचकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। इतना ध्यान दिया गया जब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की तो, और दिल्ली में उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपका सारा मसला सुलझा देंगे। और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए। और वापस आकर लद्दाख के नेताओं ने समझौते के अनुसार भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से स्थानीय काउंसिल के चुनाव में जिताया, और उन्हीं की फिर सरकार भी बनी। ये भी फिर इसी वचन और आश्वासन पर हुआ कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस पर कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उल्टे इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज़ होने लगे। इस तरह से 2021 और 22 में लगभग 5 मीटिंग्स हुए केंद्र सरकार के साथ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2023 में फिर जाकर कोई 2 साल बाद 19 जून को एक मीटिंग हुई जिसमें ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये कि अगली मीटिंग दिसंबर के 4 को होगी। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज़ नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी। अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए, तो मीटिंग जल्दी चलता।
मगर टालम टोल ऐसा कि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए। अब फिर उस पे हफ्तों बल्कि महीने बीत गए और फिर जनवरी में लिखित में दिया गया। फिर अगली मीटिंग फरवरी 19 को बुलाई गई। फिर यहाँ से कोई 14 नेता दिल्ली गए। तब ये कहा गया कि ये समिति बहुत बड़ी है, 14 नेता नहीं, हम एक छोटी समिति बनाएंगे, सब कमेटी। फिर कुछ ज़्यादा फैसला नहीं हुआ और ये सब कमेटी फरवरी 24 को बैठेगी। पहले लिखित में दीजिए, फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को हमारे नेता दिल्ली में बैठे रहे इन दिनों, जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ और कहा गया अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट, न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। तो हमारे नेता उम्मीद कर रहे थे कि अब फरवरी 27-28 को तो मीटिंग होगी, वो कब तक दिल्ली रहते, और वैसे भी चुनाव की घोषणा होने वाली थी जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। मगर फिर भी अगली मीटिंग 27, 28, 29 को भी नहीं रखा गया, बल्कि और देर से मार्च 4 को रखा गया। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं और ना ही जो दूसरी मांग है लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ये सीधे अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा, तो वो भी नहीं देंगे। और यहीं मीटिंग्स ख़त्म हो गए जब उन्होंने ये साफ साफ कर दिया। तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, आंदोलन का, और इसीलिए मार्च 4 के बाद मार्च 6 से हम यहाँ पर अनशन पर हैं, भूखे हैं, -15 के ठंड में हैं, ताकि आप तक ये आवाज़ पहुँच पाए। और हमारी उम्मीद अभी भी है कि आप ये सुनेंगे और इस पर फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।